नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिकल एजुकेशन की 7th यूनिट फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स के बारे में। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो हम ऑलरेडी अपने चैनल पर 1 से 6 यूनिट के वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं और उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मैंने आपके लिए फिजिकल एजुकेशन के बहुत ही अच्छे नोट्स भी बना रखे हैं, तो एक बार आप उनको भी चेकआउट कर लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिजिकल एजुकेशन के सभी वीडियो लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए, तो आपको बिल्कुल एग्जाम टाइम में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 7 जो कि है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। बहुत ही अच्छी यूनिट है और बहुत ही अच्छे से अपन इसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि क्या क्या अपने को इस यूनिट में पढ़ना है। तो अपने को पढ़ना है सबसे पहले फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस को। टोटल 4 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस है और एक फ्लो चार्ट के माध्यम से अपन इसको देखने वाले हैं। देन अपन देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज का कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। फिर अपन देखेंगे कि एक्सरसाइज का इफेक्ट क्या पड़ता है मस्कुलर सिस्टम पर। 7.4 टॉपिक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इस यूनिट का, इसके अंदर अपन देखने वाले हैं स्पोर्ट्स इंजरीज, वेरियस तरह की स्पोर्ट्स इंजरीज होती है, सभी को अपन डिटेल में यहाँ पर देखेंगे, डायग्राम के माध्यम से देखेंगे ताकि आप उसको ज़्यादा समय तक याद रख पाएँ। एंड देन लास्ट में अपन देखने वाले हैं फर्स्ट एड, उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव। तो आइए सीधा स्टार्ट करते हैं अपन 7.1 यूनिट से, टॉपिक से जो कि है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो इसमें अपने को सबसे पहले जानना होगा कि आखिर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस कितने होते हैं। तो देखो अपने सिलेबस में 4 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस हैं। पहला है स्ट्रेंथ, सेकंड है स्पीड, थर्ड है एंड्योरेंस और फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्थ कौन सा है? फ्लेक्सिबिलिटी। तो अपन वेरियस फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स देखेंगे जो कि इन सभी कंपोनेंट्स को डिटरमाइन करते होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको फ्लो चार्ट्स में बहुत ही आसानी से बता देता हूँ। आप एग्जाम टाइम पर इसी फ्लो चार्ट को पर बना के आ सकते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द वेरियस फिजियोलॉजिकल फैक्टर दैट डिटरमाइन कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो पहले आपको चारों कंपोनेंट्स लिखने, देन आपको इंडिविजुअल फैक्टर्स लिखने रहते हैं, ठीक है। अगर 3 मार्क में आएगा तो एक एक कंपोनेंट के बारे में पूछेगा कि व्हाट आर द वेरियस फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेंथ। देन सेकंड में पूछ सकता है स्पीड, पूछ सकता है एंड्योरेंस और लास्ट में पूछ सकता है आपसे फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर साइज ऑफ मसल ज़्यादा रहेगी तो स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या स्ट्रक्चर है मसल का, तो उस पर भी डिपेंड करती है आपकी स्ट्रेंथ। देन बॉडी वेट, जितना ज़्यादा बॉडी वेट उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स, बिल्कुल नर्व इम्पल्स पे भी डिपेंड करती है आपकी स्ट्रेंथ, है ना। अगर जितने ज़्यादा आपका एक्टिव होगा नर्वस सिस्टम उतनी ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी। देन कितना कोऑर्डिनेट करती है मसल्स। और हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स मतलब कि एक्सपांशन ऑफ मसल, तो अगर मसल का एक्सपेंशन होगा उसकी साइज में इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। देन स्पीड किन किन फैक्टर से डिटरमाइन क्या होती है, तो स्पीड होती है डिटरमाइन एक्सप्लोसिव पावर से, मतलब कितनी आपके अंदर एक्सप्लोसिव पावर है, जितनी ज़्यादा एक्सप्लोसिव पावर उतनी ज़्यादा स्पीड। देन मसल कंपोजिशन, इलास्टिसिटी, जितनी ज़्यादा आपकी मसल्स इलास्टिक रहेगी उतनी ज़्यादा आप स्पीड को अटेन कर पाएंगे। देन उसके बाद मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम अगेन, देन बायोकेमिकल रिजर्व और फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी तो आपकी स्पीड ज़्यादा होनी है। देन एंड्योरेंस के लिए आ जाएगा एरोबिक एनारोबिक कैपेसिटी, मतलब विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देन मूवमेंट इकोनॉमी, मतलब कितनी कम एनर्जी के अंदर आप किसी भी मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हो। जितनी कम एनर्जी में आप किसी मूवमेंट को परफॉर्म करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी एंड्योरेंस रहेगी। देन उसके बाद मसल कंपोजिशन, ठीक है। अगर मसल कंपोजिशन अच्छा रहा तो डेफिनेटली आपकी एंड्योरेंस अच्छी रहेगी, आपका स्टेमिना अच्छा रहेगा। लास्ट इसमें है अपने पास फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी किस किस चीज़ पे अपनी डिपेंड करती है। पहली डिपेंड करती है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट, कि आपका जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर वो अच्छा रहा तो डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहने वाली है। एज एंड सेक्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे बोला जाता है कि फीमेल के ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है मेल्स के कंपेरिजन में। देन एज की अगर अपन बात करें तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपने देखा होगा कि एक यंग एज का लड़का एक बूढ़े आदमी से ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे फ्लेक्सिबिलिटी घटती भी जाती है। देन मसल स्ट्रेंथ, स्ट्रेचेबिलिटी, स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इन सभी से फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइन होती है। इंजरी, अगर आपकी बॉडी में कहीं इंजरी है तो डेफिनेटली आपकी फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ से कम होने वाली है। स्ट्रेचिंग मसल्स, एनवायरनमेंट का भी बहुत फर्क पड़ता है फ्लेक्सिबिलिटी। एकदम गीला एनवायरनमेंट है ना, तो वहाँ पर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अगर मौसम के ऊपर डिपेंड होती है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे अगर गर्मी का मौसम है तो वहाँ पर क्या होगा कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ठंड का मौसम है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। आगे अपन देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देन एक्टिव और मोशनलेस लाइफस्टाइल से भी होता है। अगर किसी की लाइफस्टाइल एकदम एक्टिव है तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। कोई बस बिस्तर पर बैठकर नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम के मजे ले रहा है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी।
तो आइए एक एक करके अपन सभी को देख लेते हैं इमेजेस के माध्यम से। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कि कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कि स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। तो जैसा कि अपन ने देखा मसल साइज, जितना ज़्यादा मसल साइज होगा है ना, उतना ही ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पाओगे, उतनी ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी। और जनरली देखा गया है कि जो मेल जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ फीमेल से ज़्यादा होती है। देन सेकेंड आ जाता है अपने पास मसल का कंपोजिशन। तो दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक तो होते हैं फास्ट ट्विच फाइबर्स, एक और स्लो ट्विच फाइबर। फास्ट ट्विच फाइबर्स क्या होते हैं? ऐसे फाइबर्स जो कि हेल्प करते हैं आपको स्ट्रेंथ अटेंड करने में, स्पीड अटेंड करने में। वहीं पर स्लो ट्विच फाइबर ऐसे फाइबर होते हैं जो कि आपके एंड्योरेंस को बिल्ड करते हैं। तो इन मसल्स के कंपोजिशन से भी डिटरमाइन करती है आपकी स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जो स्प्रिंटर रहते हैं, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है कि स्प्रिंटर कौन से तरह के फाइबर्स को डेवलप करते हैं, तो आपको आंसर में लगाना पड़ेगा फास्ट ट्विच फाइबर। ठीक है, तो फास्ट ट्विच फाइबर को स्प्रिंटर्स डेवलप करेंगे ताकि उनके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़े और उनको एक्सप्लोसिव पावर मिल पाए। वहीं पर जो मैराथनर्स होते हैं, ठीक है, जिनको मैराथन दौड़नी, वो क्या करते हैं? स्लो ट्विच फाइबर्स को बिल्ड करते हैं, क्योंकि ये उनको एंड्योरेंस और स्टेमिना प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट ये आ जाती है स्लाइड एमसीक्यू पर्पस के लिए। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला अपन देखते हैं बॉडी वेट। तो जितना बॉडी वेट ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगला आ जाता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप कितना रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो मसल स्ट्रेंथ, डेफिनेटली अगर आपकी मसल्स में अब ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी उतनी अच्छी रहेगी। देन जॉइंट स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अगर कोई बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जैसे आपका शोल्डर वाला जॉइंट, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। आप देखेंगे कि 360 आप रोटेट कर पाते हैं अपने शोल्डर को। तो बिल्कुल जॉइंट के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी रहने वाली है। देन अगला आ जाता है इंटरनल एनवायरनमेंट, जो कि अपनों ने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था कि गर्मी अगर रहेगी तो गर्मी में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, वहीं पर ठंड में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है। और वो क्यों होता है? क्योंकि गर्मी में जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है वो भी गर्म रहता है, लेकिन जब सर्दी आती है तो क्या होता है? आपका इंटरनल जो एनवायरनमेंट है, इंटरनल बॉडी की हीट है, वो जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। जब वो कम होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। इंजरी, अगर बॉडी में कहीं पर इंजरी है तो डेफिनेटली आप फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। जैसे आपके अगर घुटने में कहीं चोट है, तो आप क्या उतनी स्पीड से भाग पाएंगे? क्या आप उतना रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इंजरीज का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। एज एंड जेंडर, इसको अपन ने देख लिया। ठीक है, एज जैसे जैसे बढ़ेगी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। जेंडर में अपन ने देखा है कि मेल की जो फ्लेक्सिबिलिटी वो कम होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल। तो इसलिए आपने देखा होगा जो भी अच्छे अच्छे एथलीट्स वाले स्पोर्ट्स रहते हैं, जैसे जिम्नास्टिक और इन सब में भारत की महिला बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि उनकी क्या फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी है। देन इसके बाद आ जाता है एक्टिव एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इसको भी अपन ने आगे देख लिया कि एक्टिव लाइफस्टाइल रहेगी, खेल कूद में अगर आप बिजी रहेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। वहीं पर अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिएंगे, मतलब घर पे मस्त बैठे हैं, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम के मजे ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में काउंट होगा और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाएगी। देन इसके बाद क्या होता है? हेरिडिटी। बिल्कुल, अगर आपके माता पिता भी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा, जो उसका बच्चा होगा, वो भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने वाला है। देन अगला अपन देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जो कि स्पीड को डिटरमाइन करते हैं। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, ठीक है, तो अगर आपको एकदम क्विक और एक्सप्लोजिव मूवमेंट चाहिए तो आपके अंदर ये वाली स्ट्रेंथ रहनी चाहिए, और इसी से क्या होगा? आपकी स्पीड भी डेवलप होगी। फॉर एग्जांपल एक बॉक्सर है ना, उसको एकदम क्विक पंच मारना है, तो क्विक पंच मारने के लिए क्या उसको चाहिएगी? स्पीड, और स्पीड के लिए क्या चाहिए कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो ये अगर रहेगी तो डेफिनेटली बहुत ही क्विक को पंच मार पाएगा। देन इसके बाद अगला आ जाता है अपने पास मसल का कंपोजिशन। जैसा आपने देखा ही है, फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच फाइबर। तो अगर स्लो ट्विच फाइबर रहेंगे तो मैराथनर के काम के है ना, वहाँ पर एंड्योरेंस बिल्ड होता है। लेकिन अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको क्या किस चीज़ पर काम करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा फास्ट ट्विच फाइबर्स पे। तो जितने ज़्यादा फास्ट ट्विच फाइबर उतनी ही ज़्यादा स्पीड। देन मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जितना मोबाइल होगा, जितना एक्टिव रहेगा, उतनी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे अगर आप कहीं पर कैंप में बैठे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं और हाथ को आप गर्म कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कैंपिंग में कैंप फायर लगी हुई है, आप हाथ को गर्म कर रहे हैं। आपके अगर हाथ के सेंसर्स एकदम एक्टिव है, जैसे ही हीट ज़्यादा होगी आप क्या करेंगे? एकदम स्पीड से उसको बाहर कर लेंगे। वहीं पर अगर आपके सेंसर्स इतने एक्टिव नहीं है, ठीक है, आपका जो नर्वस सिस्टम इतना एक्टिव नहीं है, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी और वहाँ पर आपके हाथ जलने का भी खतरा होगा। तो इसलिए मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम भी एक बहुत ही डिसिसिव फैक्टर है स्पीड के लिए। देन अगला आ जाएगा अपने पास इलास्टिसिटी एंड रिलैक्सिंग कैपेसिटी ऑफ द मसल्स। ठीक है, तो आपकी जो मसल्स है कितनी जल्दी इलास्टिसिटी को शो कर सकती है और कितनी जल्दी रिलैक्स कर सकती है, उस पर भी जो अपनी स्पीड है बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। देन अगला आ जाता है बायोकेमिकल रिजर्व्स एंड मेटाबॉलिक पावर। तो आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी मॉलिक्यूल रहता है एटीपी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होगा उतनी ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी रहेगी, उतनी ज़्यादा पावर रहेगी और उतनी ज़्यादा आप स्पीड को वहाँ पर शो कर पाएंगे।
देन अगला आ जाता है अपने पास, अगला वो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो कि एंड्योरेंस को डिटरमाइन करते हैं। एंड्योरेंस मतलब आपका स्टेमिना भी होता है। फर्स्ट आ जाएगा एरोबिक कैपेसिटी। तो एरोबिक कैपेसिटी क्या होती है? ये एबिलिटी होती है आपके हार्ट एंड लंग्स की, जिससे आप मसल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचा पाते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है तो मसल्स एफिशिएंटली काम कर पाती है, और मसल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो फिर आप स्लगिश और बहुत ज़्यादा लेजी फील करते हो। तो इसीलिए क्या होता है, एरोबिक कैपेसिटी एक बॉडी की एबिलिटी होती है टू टेक इन एंड यूज दैट ऑक्सीजन टू इम्प्रूव द एरोबिक परफॉर्मेंस। तो यहीं से एरोबिक कैपेसिटी अगर अच्छी रहेगी, मतलब आपके मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंच पा रही है, तो आपकी एंड्योरेंस बहुत ही अच्छी रहने वाली है। देन सेकेंड आ जाएगा ऑक्सीजन अपटेक, मतलब हाईएस्ट रेट एट विच आप ऑक्सीजन को कंज्यूम कर पा रहे हो, ठीक है, पर मिनट, उसी को क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन अपटेक। अगला आ जाएगा अपने पास कार्डिक आउटपुट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, 1 मार्क में, एमसीक्यूज में, 3 मार्क के क्वेश्चंस में अक्सर ही आती रहती है। देखो इसको बहुत ही सिंपल वे में आपको बताता हूँ। ये देखो हार्ट है, 1 मिनट में ये हार्ट जितने भी ब्लड को पंप करेगा, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है कि 1 मिनट में जितना भी हार्ट ब्लड को पंप करेगा उसी को अपन बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। फॉर एग्जांपल 1 मिनट में हार्ट ने 5 लीटर ब्लड को पंप कर दिया, तो कार्डिक आउटपुट कितना हो जाएगा, 5 लीटर। वहीं पर स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एक स्ट्रोक में, हार्ट के एक स्ट्रोक में कितना ब्लड पंप हो रहा है, कितना मिलीलीटर ब्लड पंप हो रहा है, उसको बोलते हैं कार्डिक, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रोक में 70 ml ब्लड पंप हो रहा है, तो अपना स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 70 ml। तो बिल्कुल आपको कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम में कंफ्यूज नहीं होना है, और अगर बाई चांस डाउट आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए तो अब देख लेते हैं 7.2 टॉपिक, जो कि इफेक्ट क्या होता है एक्सरसाइज का कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। तो पहले तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। देन उसके बाद आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया, एक स्ट्रोक में हार्ट कितना ब्लड को पंप कर रहा है। तो जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो फिर क्या होता है, आपका हार्ट एक स्ट्रोक में ज़्यादा ब्लड को पंप करना स्टार्ट कर देता है, और इसको अपन मेजर करते हैं मिलीलीटर पर बीट, ठीक है। एक बीट में कितना ml ब्लड पंप हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज के पहले 70 हो रहा था, तो एक्सरसाइज के बाद हो जाएगा 100 ml पर बीट। तो इससे क्या हुआ, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो यहाँ से क्या होगा, आपका कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। कार्डिक आउटपुट जैसे देखा ही अपनों ने कि 1 मिनट में कितना ब्लड पंप हो रहा है, तो 1 मिनट में ब्लड पंप करने वाली मात्रा भी बढ़ जाएगी। देन अगला आ जाएगा इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। तो जैसे आप एक्सरसाइज करोगे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, मसल्स तक ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा, ब्लड के साथ साथ पहुंचती है ऑक्सीजन, तो आपकी जो बॉडी है उसको बेहतर ऑक्सीजन मिल जाएगी और आप आराम से रिकवर कर पाएंगे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, और आपका अगर एक कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है तो, ठीक है। एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है जो कि एमसीक्यू में बहुत बार आता है, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल्स टू होता है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे फॉर्मूला निकला, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो वो भी बता देता हूँ। देखो कार्डिक आउटपुट क्या होता है, 1 मिनट में कितना आप ब्लड को पंप कर रहे हो, ठीक है, 1 मिनट में कितने आप ब्लड को पंप कर रहे हो। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है अपने पास, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि एक बीट में आप कितना ब्लड पंप कर रहे हो, ठीक है। तो एक बीट मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट, ठीक है, एक बीट मतलब टोटल बीट्स 72 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट में कितना आप ब्लड को पंप कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इसको आप आराम से समझिएगा। एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि कार्डिक आउटपुट इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो आपको वहाँ पर यही टिक करके आना पड़ेगा कि हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। हार्ट रेट क्या होती है, हार्ट रेट का मतलब होता है कि 1 मिनट में आप कितनी बार आपका हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है, 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है। तो अगर अपने को स्ट्रोक वॉल्यूम पता है तो उसकी मदद से अपन क्या निकाल सकते हैं, अपन निकाल सकते हैं कार्डिक आउटपुट। जैसे अगर स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml, ठीक है, 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम है, हार्ट रेट अगर अपनी पास है 70 के आसपास ही है ना, 72 रहती है जनरली, अपन 70 मानते हैं, तो 7 7 जा 49, मतलब कार्डिक आउटपुट अपना कितना हो जाएगा 4900 ml इज इक्वल्स टू हो जाएगा, मतलब 5 लीटर के अप्रॉक्स अपना कार्डिक आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सी बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। अगला अपन देख लेते हैं, अगला क्या होता है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर रहेगा। तो जैसे अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। वाइटल एयर कैपेसिटी भी यहाँ से इंक्रीज होगी कि अमाउंट ऑफ एयर जिसको आप इनहेल और एक्सेल कर रहे हो, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अपन वाइटल एयर कैपेसिटी, और वो भी बढ़ जाएगी क्योंकि जैसे आप एक्सरसाइज करोगे आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी तो क्या आपको ज़्यादा एयर को इनहेल करना पड़ेगा, और जितनी एयर को इनहेल करोगे फिर आप इतनी को एक्सेल भी करोगे, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी वाइटल एयर कैपेसिटी। सिंपल से पॉइंट से सिर्फ आपको पॉइंट्स याद रख लेना है, अंदर आप आराम से अपनी मर्जी से कुछ भी लिख के आ सकते हैं, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीज इन रेसिडुअल एयर वॉल्यूम, तो आपकी जो रेसिडुअल एयर की वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। पैसिव एल्वियोलाइज बिकम एक्टिव, तो आपके लंग्स में क्या होता है, बहुत सारे एल्वियोलाइज होते हैं जो कि एयर का आदान प्रदान करते हैं।
अब बहुत से क्या होते हैं इनएक्टिव पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे आप एक्सरसाइज करोगे फिर ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी तो क्या होगा, अपने को स्टोर रूम्स भी खोलने पड़ेंगे। रहता है ना कि घर में एक्स्ट्रा मेहमान आ गए तो अपन क्या करते हैं, कुछ स्टोर रूम्स को भी खोल देते हैं, चलो मेहमान आप वहाँ पर सो जाओ, अच्छा गादी तक हम निकाल देते हैं। तो इस तरह से वो जो होता है, तो वही आपके लंग्स में भी होता है कि अगर आप बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं तो बिल्कुल जो ऐसे रूम्स हैं, जो ऐसी एल्वोलाइज हैं जो पैसिव पड़ी हुए हैं, उनको भी एक्टिव कर देंगे और बिल्कुल आपका जो वो रहेगा टोटल सिस्टम एकदम स्ट्रेंथन रहेगा। ठीक है, देन अगला क्या आ जाएगा अपने पास, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्क्यूलर सिस्टम, मतलब जो आपका मसल्स वाला सिस्टम है इस पर एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मसल क्या होता है, मसल एक स्पेशलाइज टिश्यू होता है जो कि इनेबल करता है किसी भी बॉडी पार्ट को टू मूव। तो अपन कोई भी अगर बॉडी पार्ट मूव कर पा रहे हैं तो अपन कर पाते हैं मसल्स के कारण। एंड ये मसल्स क्या करती है, हमारी बॉडी को शेप भी देती है। जैसे अभी आप जो हमारा शेप देख रहे हैं वो शेप किसके कारण हमें मिला है, वो मिला है मसल्स के कारण। ठीक है, देन इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है, तो चेंज इन शेप एंड साइज। तो बिल्कुल जैसे आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका शेप और साइज बदलने लगेगा। फॉर एग्जांपल आप मोटे हैं तो आप पतले होने लगेंगे, आप पतले हैं तो आप मोटे होने लगेंगे, अगर आप अच्छी डाइट को भी लेते हैं तो। मोर एनर्जी सप्लाई टू द मसल्स, एक्सरसाइज करेंगे तो एनर्जी सप्लाई ज़्यादा रहेगा, जैसा आपने प्रीवियस टॉपिक्स में भी देखा है। देन इसके बाद क्या होता है, रिएक्शन टाइम आपका इंप्रूव होगा। कैपिलराइजेशन यहाँ पर शो होता है। कैपिलराइजेशन क्या मतलब होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज होती है जो कि ब्लड को इधर उधर करती है, तो उसका जो नेटवर्क है वो बड़ा होगा। उसका नेटवर्क बड़ा होगा तो डेफिनेटली मसल्स तक आराम से ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगी तो वो एफिशिएंटली काम करेगी और आपको एनर्जी भी प्रोवाइड कर देगी। देन उसके बाद पोस्चर इंप्रूव होगा। देन डिलेड फैटिक, मतलब जो अब थकान बहुत जल्दी हो जाती थी वो इतनी जल्दी थकान नहीं होगी। इंक्रीज होगी आपकी फूड स्टोरेज और स्ट्रेंथ और स्पीड भी बढ़ने वाली है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन देख लेते हैं इस यूनिट का, वो है स्पोर्ट्स इंजरीज। तो स्पोर्ट्स इंजरीज अपने को पढ़नी है एक्सटर्नल इंटरनल इंजरीज, जिसमें अपन पढ़ेंगे एब्रेशन, कॉन्ट्यूजन, लेसरशन, इंसिशन, स्प्रेन, स्ट्रेन, और देन अपन फिर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स यहाँ पर फ्रैक्चर्स अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन, और पहले अपन देख लेते हैं कि व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ इंजरीज। ये भी आ जाता है 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन कि व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ इंजरीज। तो आपको लिखना होगा कि एक तो इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर और एक्सट्रिंसिक रिस्क फैक्टर होता है। तो इंट्रिंसिक में क्या हो सकता है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी इंजरी हो जाए, लेक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग है तो हो सकती है, किसी भी मसल का आपने ओवर यूज़ कर लिया, ठीक है, आपने ट्रेन उसको किया था आधे घंटे लेकिन आप यूज़ कर रहे हो उसको 5-5 घंटे उस मसल को, तो फिर क्या होगा वहाँ पर वो टीयर अप हो जाएगी मसल। देन उसके बाद जेंडर, एज, न्यूट्रिशन, फैटीग है ना, इन सभी का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इंजरीज होने में, है ना। अगर आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया तो इंजरी होने का वहाँ पर खतरा हो जाएगा। एक्सट्रिंसिक रिस्क फैक्टर में क्या आ जाएगा अपने पास, पुअर टेक्निक आपने सीखी है, ठीक है, अच्छी टेक्निक ही नहीं सीखी और आप मुक्केबाजी करने चल गए तो भाई साहब वहाँ तो मुक्के पढ़ने ही है। देन लैक ऑफ नॉलेज, अच्छी स्किल्स नहीं है, ठीक है, वापस वही चीज़ आ गई। एनवायरमेंट, इक्विपमेंट, फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है तो हो सकता है। देन क्लाइमेट है ना, प्लेइंग सरफेस का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं एकदम बहुत ही ज़्यादा रफ सरफेस पे ना, रोड पर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो जैसे आप गिरेंगे वहाँ पर क्या होगा, आपके पूरे घुटने, हाथ, कोहनी सब कुछ छिला जाएंगे। इसलिए तो जो अपने प्रोफेशनल प्लेयर्स रहते हैं वो कहाँ, घास पर क्रिकेट खेलते हैं। घास पर खेलते हैं इससे क्या होता है कि डाइव वाइव भी मारते हैं तो दिक्कत नहीं आती है ना। अभी आप जो डामर वाला वो ब्लैक वाला रोड है उस पर जाकर क्रिकेट करो और डाइव मारो, भाई साहब अगले 3 दिन तक तो आप उठ नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा आपका छिला जाएगा, है ना। तो प्लेइंग सरफेस का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इंजरीज पर। देन मेडिकल फैसिलिटीज़, अगर प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ है तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी, नहीं है तो भाई साहब जो इंजरी है वो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, विकराल रूप ले लेगी। तो देखते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ क्या होता है। सॉफ्ट टिश्यू रेफर करते हैं टिश्यूज़ दैट कनेक्ट, सपोर्ट और सराउंड करते हैं अदर स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ऐसे टिश्यूज़ जो कि अदर स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स को सराउंड करते हैं, जैसे मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट, है ना। दैन उसके बाद फाइब्रस टिश्यूज़, ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा। अगर इसमें कोई इंजरीज हो जाती है, इनका अगर किसी इंजरी में इन्वॉल्वमेंट रहता है तो उसी को अपन बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। 1 मार्क के अंदर डेफिनेशन आती है तो बिल्कुल एज इट इज़ इसको लिख के आ जाइएगा। देन इसके बाद क्या होती है, पहली आ जाएगी अपने पास क्लासिफिकेशन। अगर अपन देखें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का तो 2 पार्ट्स में अपन इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो आ जाएगी एक्सटर्नल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, मतलब जो आपको बाहर से दिख रही है, और सेकंड आ जाएगी इंटरनल, जो आपको बाहर एकदम इतनी दिखेगी नहीं, चोट अंदरूनी रहेगी, ठीक है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल में क्या क्या अपने को देखना है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों अपन मिला के ही देख लेंगे। तो एक्सटर्नल में सबसे पहले आ जाएगा कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन क्या होता है, नील, इसको बोलते हैं नील, और इमेज मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखी है। तो मसल इंजरी अकर्स ड्यू टू डायरेक्ट हिट विथ और विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो ये वाली मसल इंजरी कैसे होती है, ये वाली मसल इंजरी अकर होती है ड्यू टू डायरेक्ट हिट विथ और विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो हो सकता है कि आप किसी बॉल की आपको इतनी तेज लगे कि वहाँ पर नीला नीला स्पॉट हो जाए। बहुत सी बार होता है, अपन जब बचपन में भी क्रिकेट विकेट खेला करते थे तो एकदम बॉल अगर अपनों को तेज यहाँ पर गाल पे लग गई, आँख के यहाँ पर लग गई तो यहाँ पर नीला नीला हो जाता था।
ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्यूजन, या इसको हिंदी में बोलते हैं नील। यानी यहाँ पर क्या होता है, क्यों होती है ये वाली समस्या, बिकॉज ब्लड वेसल्स इन दी मसल्स आर ब्रोकन। तो आपके मसल्स की जो ब्लड वेसल्स है ना, बारीक बारीक रक्त की धमनियाँ हैं, वो रक्त की धमनियों में डैमेज आ जाता है और वहाँ से क्या हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इससे क्या होता है, स्टिफनेस एंड स्वेलिंग इसके कॉमन साइन है, ठीक है। स्टिफ हो जाएगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा और स्वेलिंग हो जाएगी, ब्लू ब्लू पूरा हो जाएगा। एंड मसल्स में नॉट रिस्पॉन्ड और मे बिकम टोटली इनएक्टिव। तो इससे क्या हो सकती है, आपकी वहाँ की मसल्स एकदम रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया, टोटल इनएक्टिव हो जाए। और ये कॉमन कहाँ पर, बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग में आपने बहुत बार देखा होगा ना, मुक्केबाजी, किसी के लपक के मुक्का यहाँ पर पड़ गया तो नीला नीला पूरा दोनों आंखों के यहाँ पर नीला हो जाता है ना। जरूर से देखा होगा, देखा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। रेसलिंग, कबड्डी, इन सभी में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। देन अगला आ जाएगा अपने पास स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, मांसपेशियों में चोट। मांसपेशियों में अगर चोट लग जाती है तो उसको बोलते हैं अपन स्ट्रेन। तो ये एक माइल्ड और सीवियर मसल की इंजरी है। एंड इन सीवियर केस क्या होता है, मसल में रप्चर, तो मसल पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाती है। इन केस ऑफ कंप्लीट रप्चर, मूवमेंट ऑफ लिम्ब इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू सीवियर पेन। तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, मूवमेंट भी पॉसिबल नहीं होता, और ये इंटरनल होता है, ठीक है। बाहर से आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर से मसल पूरी फट जाती है। और जब मसल फटती है तो क्या होता है कि वहाँ से आप मूवमेंट को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एंड मेड हैपन ड्यूरिंग प्रैक्टिस और क्लैश, ठीक है। तो प्रैक्टिस के दौरान बहुत सी बार हो जाता है कि स्ट्रेन आ जाती है, ठीक है। अगला आ जाएगा अपने पास स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब होता है मोच, ठीक है। उई माँ, मोच लग गई, ठीक है। तो ये जो मोच है उसको स्प्रेन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इट में अकर ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग या टीयरिंग ऑफ लिगामेंट्स। तो जब आपके लिगामेंट्स का ओवर स्ट्रेचिंग या टीयरिंग हो जाता है तो उसी के कारण स्प्रेन होता है। इसको हिंदी में मोच बोलते हैं। एंड अकर्स एट रेस्ट जॉइंट्स, है ना, जॉइंट्स पर ज़्यादातर होता है। सम टाइम फ्रैक्चर भी हो जाता है साथ में, जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं, है ना, हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी है तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर विथ स्प्रेन। तो स्प्रेन के साथ साथ फ्रैक्चर भी हो गया। वरना ये जो छोटी मोटा अगर ट्विस्ट एंड टर्न हो जाता है तो उसी को स्प्रेन बोलते हैं ना, मोच बोलते हैं ना, कि यार मोच आ गई थोड़ी सी पाँव में, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा ट्विस्टिंग या टर्निंग आपके पाँव की हो गई है, तो अपने आप ही वैसे ठीक हो जाती है ना, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, सीवियर पेन, टेंडरनेस, है ना, ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। देन अगला अपन चलते हैं एब्रेशन। ये तो हमारे साथ बचपन में कई बार हो जाता था, है ना। हम जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, हमने डाइव मारी और पूरा हाथ यहाँ से छिला गया, जैसे ये इस बंदे का यहाँ पर छिलाया हुआ है, तो इसी को अपन बोलते हैं एब्रेशन या फिर घर्षण, ठीक है। ये स्किन इंजरी होती है एंड इट अकर्स ड्यू टू फ्रिक्शन विथ एनी इक्विपमेंट। किसी भी इक्विपमेंट से अगर फ्रिक्शन हो जाता है, हम उससे घिसा जाते हैं, तो वहाँ पर ये एब्रेशन या घर्षण हो जाता है। एंड यहाँ पर क्या होता है, फॉल ओवर द एरिया वेयर द बोन इज क्लोज टू स्किन। तो बिल्कुल जहाँ पर बोन बिल्कुल स्किन के पास ही रहती है वहाँ पर ये हमें होता है, लगभग ये हाथ पाँव में होता है ना। तो इसको बोलते हैं घर्षण, और फ्रिक्शन के कारण ये होता है किसी भी इक्विपमेंट से। अगला आ जाता है अपने पास ब्रूजेस। ब्रूजेस का मतलब होता है चोट लग जाना। तो ये एन इंजरी अपियरिंग एज एन एरिया ऑफ डिसकलर्ड स्किन। तो यहाँ पर क्या होगा, स्किन का कलर ही बिल्कुल बदल जाएगा, रेड और ब्लू कलर की स्किन हो जाएगी ऑन बोथ द बॉडी, कॉज्ड बाय ए ब्लो और इम्पैक्ट रप्चरिंग अंडरलाइन ब्लड वेसल्स। और इसके अंडरलाइन जो ब्लड वेसल्स है, इस घाव के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएगी, वो रप्चर हो जाएगी, इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसी कारण डिसकलरेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्ट्यूजन, वो जो अपने नील पड़ा था ना, उससे थोड़ा बहुत सिमिलर ही है। चलिए अगला क्या होता है, अगला होता है लेसर्शन। लेसर्शन क्या होता है, ये बहुत ही एक अच्छी टर्मिनोलॉजी और बहुत बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो इसमें वॉन्ड्स आर दैट आर टॉर्न रैदर देन कट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, उधड़ जाते हैं, बोलते हैं ना उधड़ना। तो बिल्कुल देखो यहाँ जैसे इमेज में आप देख सकते हो कितना बड़ा एक कट लग गया है। तो जरूरी नहीं है ये शार्प सरफेस के कारण लगे, ठीक है। तो ये जो कट रहेगा, द वाउंड्स आर यूजली मेड बाय ब्लंट रादर देन ए शार्प ऑब्जेक्ट। तो एकदम शार्प ऑब्जेक्ट से जो कट लगेगा ना, वो तो एकदम पतला होगा, उसको तो अपन इंसीजन बोलेंगे। जबकि अगर कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से कट लगता है, ठीक है, बहुत सी बार लोहे की एंगल से कट लग जाता है, ठीक है, लोहे के मोटे मोटे पाइपों से कट लग जाता है, तो उससे उसे क्या बोलते हैं, लेसर्शन बोलते हैं। इस तरह से बिल्कुल स्किन आपकी रप्चर, एकदम स्किन फट जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं स्किन, फैट, मसल सब फट गया, इतना ज़्यादा बड़ा ये घाव होता है, ठीक है। उसको घाव भी बोल सकते हैं, घाव हो जाना। जब बहुत ही बड़ा घाव होता है उसको बोलते हैं लेसर्शन। और इसी का जो छोटा रूप होता है उसको बोलते हैं अपन इंसीजन। इंसीजन में क्या होता है, एक सर्जिकल कट होता है जो कि अपन स्किन या फ्लैश में लगाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे को यहाँ से थोड़ा सा फैट निकालना है, तो जो सर्जरी होती है ना ये फैट रिमूवल की, उसमें इंसीजन लगाया जाता है। एक छोटा सा कट यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसको निकाल दिया जाएगा एंड देन वापस से टाके वहाँ पर लगा देंगे। तो अगर एक शार्प चीज़ से एक सर्जिकल कट लगाया जाता है स्किन या फ्लैश में, तो उसको अपन बोलते हैं इंसीजन। तो ये सारी अपने पास इंजरीज हैं, ठीक है।
अपन देख लेते हैं वेरियस प्रिवेंटिव मेजर जिससे अपन सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला तो प्रॉपर वार्मिंग अप कीजिए, कंडीशनिंग कीजिए प्रॉपर बॉडी की, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ का यूज़ करना है ना। ऐसा नहीं कि मन से बस भाटे थोकने लग गए अपन, है ना, बाल्टी उठाई, सिलेंडर उठाए। इसको इसलिए तो नहीं प्रैक्टिस किया जाता है क्योंकि साइंटिफिक इक्विपमेंट्स नहीं है, इसको आपको बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है वरना इंजरी होने का खतरा है। क्लीन और प्लेन सर्फेस लीजिए प्लेग्राउंड पे, ठीक है, क्लीन और प्लेन सर्फेस। मालूम पड़े आप, है ना, उबड़ खाबड़ सर्फेस पे कर रहे तो वहाँ पर इंजरीज होने का खतरा ज़्यादा हो जाएगा। नॉलेज और रूल्स, है ना, रूल्स की आपको प्रॉपर नॉलेज रहने चाहिए। देन उसके बाद अलर्ट रहिए पूरे आप ट्रेनिंग सेशन में, जैसे ही थकान हो रही है वैसे अपनी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर दीजिए, इसका आपको ध्यान रखना है। देन अगला आ जाता है अपने पास डिसलोकेशन, ठीक है। तो डिसलोकेशन जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, डिसलोकेशन, ठीक है, दो अगर अपन इसको पार्ट में डिवाइड करें मतलब लोकेशन में कुछ चेंज आ जाना। तो यहाँ पर डिसलोकेशन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ टू बोन्स वेयर दे मीट एट अ जॉइंट। तो अगर किसी एक जॉइंट पर मीट कर रही है वहाँ पर अगर वो सेपरेट हो जाती है, सेपरेशन हो जाता है, तो उसी को अपन बोलते हैं डिसलोकेशन। पहला आ जाता है अपने पास डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, ठीक है, लोअर जॉ। तो अपन आप देखना जो आपका मुंह का पार्ट मूव करता है ना, वो नीचे वाला पार्ट मूव करता है। आप चाह के भी ऊपर वाले पार्ट्स को नहीं हिला सकते। जैसे ये आपका जॉ है ना, जॉ का नीचे वाला पार्ट, अपर पार्ट ये, नीचे वाला पार्ट ये। तो आप घर पे हिला के देखिएगा इसको, आप सिर्फ नीचे वाले पार्ट को हिला पाओगे, अगर इसको फिक्स कर दोगे तो बोल ही नहीं पाओगे क्योंकि नीचे वाला पार्ट हिलता है। तो अगर बाई चांस कोई ऐसी हिट लगती है, कुछ हो जाता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके कारण अगर ये डिसलोकेट हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो, ये इस छेद में रहना था लेकिन इस छेद की जगह यहाँ पर आ गया, तो इसको बोलते हैं डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ। अपर जॉ डिसलोकेट नहीं होगा ना, वो तो फिक्स ही रहेगा आपके आगे स्कल से। देन सेकंड आ जाएगा अपने पास डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। ये क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा समस्या रहती है ना, विराट कोहली, केएल राहुल, सब ने इस चीज़ को फेस किया ही है कि उनका शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हो गया। फील्डिंग करते करते अगर वो शोल्डर के बल गिर गए तो क्या होगा, उनका ये जॉइंट डिसलोकेट हो जाएगा। तो देखो, इट में बी ड्यू टू सडन जर्क और फॉल ऑन हार्ड सरफेस, एंड इसके कारण क्या हो जाता है, ये यहाँ से ये द ह्यूमर्स कम्ड आउट ऑफ द सॉकेट। तो ये सॉकेट है, सॉकेट से क्या हो जाएगा, हमर्स बाहर आ जाएगा। तो ये अगर कभी शोल्डर जॉइंट्स का आपके पास डायग्राम आए, क्वेश्चन आए, तो इस डायग्राम को जरूर से बना के आइएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। 3 मार्क्स में क्वेश्चन भी बहुत आता है। देन टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। आपको जो भी सिलेबस में 5-6 तरीके के बोन फ्रैक्चर है सभी को देखना पड़ेगा। पहला आ जाएगा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो ये जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है इन विच बोन बेंड्स एंड क्रैक्स। तो जैसे ये ग्रीन स्टिक कह रहा है, ठीक है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है मतलब पूरी बोन में क्रैक नहीं आया है, साइड में कहीं पे क्रैक आ गया है। एंड दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर यूजली अकर्स इन चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ बोन्स आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। तो बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बोन सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है, इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं रहता है। सेकंड आ जाता है अपने पास ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, है ना, फ्रैक्चर। तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होगा, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, बोन्स एकदम ट्रांसवर्स तरीके से कट हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रैक्चर एट अ राइट एंगल टू द बोन्स, तो बिल्कुल राइट एंगल टू द एक्सिस, ये एक्सिस है, एक्सिस के राइट एंगल पे अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो उसको बोलते हैं अपन ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, और ये भी सिंपल ही है ना, ये भी रिकवर हो जाता है। अगला आ जाता है अपने पास ऑब्लिक फ्रैक्चर। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसमें क्या होगा, डायगनली कट होगा। तो कोई अगर डायगनली फोर्स अप्लाई होता है ना, जैसे तलवार से आपके पाँव पे वार किया गया है, तो हो सकता है कि ये ओब्लिक फ्रैक्चर हो जाए। या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसमें डायगनली आपको चोट लगी है तो भी वहाँ पर ओब्लिक फ्रैक्चर होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। देन अगला आ जाएगा अपने पास इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है, इट इज़ लॉस ऑफ कंटिन्यूटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स में लॉस ऑफ कंटिन्यूटी होता है तो इसको अपन इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। ये भी इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर, देन वापस ये भी एक अच्छा फ्रैक्चर होता है जिसमें क्या होता है, बोन्स बीच में से टूट जाती है, क्रेक इन बोन्स हो जाता है ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटी। एंड लास्ट आ जाता है अपने पास कम्युनिटेड फ्रैक्चर। तो कम्युनिटेड फ्रैक्चर ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, मतलब जब बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता है ना, तब ये कम्युनिटेड फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। तो फ्रैक्चर इन विच बोन फ्रैगमेंट्स, बिल्कुल तीतर भीतरी हो जाती है आपकी बोन्स, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स। जब भी फ्रैक्चर्स आए 5 मार्क्स में आने की चांसेस ज़्यादा रहती है, तो बिल्कुल इसका आप इस तरह से डायग्राम बनाना ना, बीच में बोलना फ्रैक्चर्स, आसपास सारे फ्रैक्चर्स को आप यहाँ पर लिख देना, देन उसको आप डिफाइन करना और डायग्राम जरूर से बना के आना। जैसे ट्रांसवर्स है तो ट्रांसफर में पता लगना चाहिए, जैसे बोन बनाई आपने, है ना, ये और ये, तो इस तरह से बोन बनाई और बीच में आपने दिखाया कि हाँ इस तरह से ट्रांसफर फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा। अब देखते हैं कैसे आप स्पोर्ट्स इंजरीज को प्रिवेंट करते हो। वार्म अप करो, है ना, प्रॉपर ट्रेनिंग लो, देन स्पीड वर्क ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि स्ट्रेचिंग, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करवा लो। देन उसके बाद
ग्रेजुअली इंटेंसिटी को बढ़ाना है। ऐसा नहीं पहले दिन ट्रेनिंग करने गए और भाई साहब दिन भर ट्रेनिंग करके आ गए, नहीं, ग्रेजुअली धीरे धीरे ट्रेनिंग को इंक्रीज़ करना है ताकि इंजरीज ना हो। हाई लेवल ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस रखनी है ताकि आप आराम से जो हाई इंटेंसिटी वाली एक्टिविटीज़ है उनको भी परफॉर्म कर लो। एडुकेट रिकवरी टाइम देना है आपको, वियर करना है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और प्री पार्टिसिपेशन करना है, मेडिकल चेकअप्स आप करवाते रहिए। देन इंश्योर करो कि प्लेइंग सरफेस एकदम सेफ क्लियर हो। देन वियर करो प्रॉपर इक्विपमेंट्स को, अच्छे से पानी अपने आप को हाइड्रेटेड रखो बिफोर प्लेइंग। तो ये सब आप काम करोगे तो इंजरीज फ्रैक्चर्स ये सब नहीं होंगे। आइए लास्ट टॉपिक देख लेते हैं जो कि है फर्स्ट एड, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट एड क्या होता है? इट इज़ अ केयर दैट इज़ गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन प्रायर टू ट्रीटमेंट बाय मेडिकली ट्रेंड पर्सनल। तो एक मेडिकल ट्रेंड पर्सनल क्या करेगा, जो ट्रीटमेंट के पहले जो पहली आपको एड दी जाती है, पहली आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, उसी को बोलते हैं फर्स्ट एड। ये परफेक्ट डेफिनेशन, इसको याद रखना, 1 मार्क में आती रहती है डेफिनेशन। एम क्या होता है इसका? एम ये रहता है कि अपन बिल्कुल लाइफ बचा सकें किसी भी इंजर्ड या इल पर्सन की, है ना। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल जाने में उसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं जनरली, ठीक है। तो वहाँ पर अगर फर्स्ट अपन इनिशियल उसकी बैंडेड कर दें एंड छोटी मोटी उसको वहीं पर अपन टैबलेट्स वैबलेट्स दे दें, तो उससे क्या होगा कि उसकी जान बच जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं? लाइफ प्रिजर्व कर सकते हो, पेन और सफरिंग को कम कर सकते हो, दैन कंडीशन को और वर्सन होने से बचा सकते हो, प्रमोट कर सकते हो रिकवरी, और अर्ली मेडिकल एड को प्रोक्योर कर सकते हैं ना। तो ये बिल्कुल यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। तो अब अपन देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम में आने की जिसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है। हाउ मेनी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन फिटनेस? तो अपन ने देखा है 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल फिटनेस को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। स्पीड, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड एक और अपनों ने क्या पढ़ा था? स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और एक और कोई पढ़ा था अपनों ने, तो 4 होते हैं ना, इनिशियल में अपनों ने पढ़ लिया था। देन अगला क्या है अपने पास? अगला अपने पास है अगला क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो हमने देखा था फ्लेक्सिबिलिटी मसल स्ट्रेंथ, एज, जेंडर, इंजरी पे डिपेंड करती है, लेकिन एरोबिक कैपेसिटी इस पे एंड्योरेंस डिपेंड करता था, ना कि फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, एंड्योरेंस इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो एंड्योरेंस इंजरीज पे डिटरमाइन होता है, ठीक है, डिटरमाइंड बाय एंड्योरेंस का आंसर आ जाएगा एरोबिक कैपेसिटी। सो एंड्योरेंस इज डिटरमाइंड बाय एरोबिक कैपेसिटी, अपनों ने पिछले ही एमसीक्यू में देखा है। का इसको मैच द फॉलोइंग करना है, तो बिल्कुल स्पीड में आ जाएगा अपने पास एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, देन स्ट्रेंथ आ जाएगा अपने पास मसल साइज, एंड्योरेंस आ जाएगा अपने पास एरोबिक कैपेसिटी, एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय एज एंड जेंडर। तो धन्यवाद। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पिन अप कर रखा है, आपको उसका आंसर #ANS लिखकर अगली लाइन से स्टार्ट करना है। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप ज़रूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।